तमाम नाजरीन और सामीन को दुनिया मेरे आगे प्रोग्राम में इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद खुर्रम रज़ा, कौमी आवाज़ का डिजिटल एडिटर। ये प्रोग्राम नेशनल हेराल्ड, नवजीवन, कौमी आवाज़ की एक मुश्तरका पेशकश है। हमारे साथ मौजूद हैं आलमी शोहरत याफ्ता, आलमी सियासत पर गहरी नज़र रखने वाले सौरभ कुमार शाही, जिनके ख्यालात बहुत अहमियत रखते हैं। सौरभ साहब, मैं आपसे पहले ही जानना चाहूँगा कि अहमद अल शरीफ, शामी सदर, जो व्हाइट हाउस में गए हैं, ये पहली बार गए हैं कोई शामी सदर, और इनका किस तरह का इस्तकबाल होना चाहिए था और किस तरह उनको लिया गया है। जी देखें, कम से कम पिछले 50 साल में तो कोई नहीं गया व्हाइट हाउस में। तो उस लिहाज से तो आप कह सकते हैं कि पहले है 50-60 सालों में, 70 सालों में इंसान। तो लेकिन देखें, कितना भी ये अपने पास्ट को छुपा लें, कितना भी उसको कहते हैं ना कॉस्मेटिक सर्जरी कर लें, लेकिन पास्ट जो है वो इनको छोड़ेगा। सच्चाई तो ये है कि अलकायदा के सरबराह थे वहां पे सीरिया के अंदर में, और तमाम जो कत्लो गारत हुई है उसके उसके जिम्मेदार थे। अब मसला ये है कि ग्लोबल इस तरह के सिचुएशन बन गई है कि इनको सदर तस्लीम करना पड़ रहा है दूसरे ममालिक को। लेकिन तस्लीम करना पड़ रहा है, मान नहीं रहे हैं। इस दोनों में फर्क होता है। तो जब आप कोई चीज मजबूरी में करते हैं तो उसमें वो वार्मथ नहीं होती, वो नहीं होता जो नॉर्मल प्रोसेस में होता है। जो हमें ये अहमद अल शरा के व्हाइट हाउस दौरे में दिखा, कोई रेड कारपेट नहीं, कोई बाहर निकल के जो उनका स्वागत करना होता है वो नहीं, मीट एंड ग्रीट जिसको कहते हैं, पीछे जहाँ पे यानी कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं, कोई एक जिसको कहते हैं कि एक राय होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना वो नहीं, पीछे दोनों देश के झंडे जिस तरह से लगे होते हैं, यानी सारे जो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल फॉलो होते हैं, जो वो नहीं। दर्शक जानते होंगे, वो उसमें से कोई भी नहीं किया गया। तो उससे वो बेसिकली एक सिग्नल इनको दिया गया है कि देखो, तुम सत्ता में आ तो गए हो, लेकिन तुम अनडिजायरेबल हो, और तुम हो वही जो पहले थे, जो कि अलकायदा के एक आतंकवादी। क्या इस दौरे की महज अलामती वो है कोशिश, या इसके अमली नतज भी कुछ सामने आएंगे? लेकिन कोशिश अपने तरफ से अमेरिका और वेस्ट ये कर रहा है कि किसी तरह इसराइल को इससे फायदा हो। ये पूरा का पूरा सीरियन सिविल वॉर जो है वो इसराइल को फायदा पहुंचा पहुंचाने रहा के था। इसीलिए इसीलिए शुरू से ही इसराइल जो है इसमें जो सो कॉल्ड रेबल थे उनका साथ देता था। और आज अब बिल्कुल वाजह हो गई है कि जो एक खतरा इसराइल को सीरिया से था कि वहां पे हिजबुल्लाह के लोग और वहां पे ईरानियन मिलिशिया जो थे जो उसके खिलाफ लड़ सकते थे, वो आज खतरा वो खत्म होगा। और ये बात खुद अहमद अल शरा ने अपने कई इंटरव्यूज में इस बात की तस्लीम की है, इस बात को माना है कि हमने इसराइल का जो सबसे डिफिकल्ट वहां पे जो लोग थे, हमने उनको हटा दिया, हमने एक्सपेल कर दिया शियाओं को, हमने एक्सपेल कर दिया हिजबुल्लाह को। और हमारा इसराइल के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, और हम उनसे अच्छे संबंध चाहते हैं। ये तमाम चीजें वो बोलता है। ये बात तो अंग्रेजी में हम कहते हैं ना, कैट इज आउट ऑफ द बैग। ये या बात हमारे जैसे लोग 12-15 साल से कह रहे थे। इसी नेशनल हेरल्ड में मैंने कई रिपोर्टिंग जो है सीरिया से भेजी थी, जिसमें मैंने इन बातों का जिक्र भी किया था। अब दिक्कत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत खुल के बोल दिया कि अहमद अल शरा के ऊपर से प्रतिबंध हटाने के, यानी जो सैंक्शंस लगे हुए थे वो हटाने की सिफारिश जिन देशों ने की है, उसमें उन्होंने कहा कि सबसे अव्वल जो है तुर्की के बाद वो इसराइल है। तो भाई, इसराइल क्यों अहमद अल शरा पर से अपने प्रतिबंध हटाने की वो करेगा, जब तक कि अहमद अल शरा जो है वो उनके इंटरेस्ट को नहीं साधेंगे। तो बिल्कुल। ये उनके इंटरेस्ट को वहां पे साध रहे हैं। तो वेस्ट का मकसद ये है कि इसराइल जो है वो सीरिया का जो उसका उसकी जो चौहद्दी लगती है सीरिया के साथ, वहां से इसराइल जो है मुतमईन हो जाए, यानी मिलिटरली मुतमईन हो जाए कि यहां से अब हमें कोई हमला हमारे ऊपर कभी नहीं होने वाला है। और उसको यानी प्रेजेंट करने में, उसको एज अ गिफ्ट देने में अहमद अल शरा का रोल है। इसीलिए वो वहां पे उनका जो है वो उनको वहां बुलाया गया है। वरना
इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। और अमेरिका जिन चीजों को चाहता है, इसराइल जिन चीजों को चाहता है, उसको सिक्योर करने के लिए अहमद अल शरा जो है वो काफी इंथुजियास्टिकली उस दिशा में, उस डायरेक्शन में काम करते हुए नजर आ रहे क्या आपको लगता है कि इस दौरे से मुअत्तली खत्म करने में कोई असरात पड़ सकते हैं इस पे? हैं। देखें, सैंक्शंस जो हैं वो एक तरीके से तो डिसकंटिन्यू हो ही गए, यानी उसको एक टाइम बाउंड तरीके से उसको विड्रॉ किया गया है। तो अगर इसके दो पहलुओं को देखें, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन को देखें और इकोनॉमिक आइसोलेशन को देखें, तो इकोनॉमिक आइसोलेशन वाला पहलू जो है वो इससे सत्ता है ऑलरेडी, क्योंकि इन पे से प्रतिबंध हटा लिए गए हैं, इनके देश से हटा लिए गए, इनके तमाम और लोग जो ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे लोगों का मर्डर कर रहे थे, कत्ल गारत कर रहे थे, उन पे से सैंक्शन हटे हुए हैं। डिप्लोमेटिक जो इनका आप कह सकते हैं एक तरीके का आइसोलेशन था, वो भी यहाँ पे आपको खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि खित्ते के जो तमाम ममालिक हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो, और कतर और तुर्की तो पहले से ही इनके साथ था, सब अब इनके साथ अपने संबंध जो है वो बनाने में लगा हुआ है, टू द पॉइंट कि इवन रशिया भी ने भी इनका स्वागत किया, और वो भी जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, तो कट देयर लॉसेस की अब चलो, अब एक रियलिटी जो है ग्राउंड पे बदल चुकी है। तो अब सीरिया में जो भी होगा, रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीरिया के पोर्ट्स, स्पेशली जो तारतूस का पोर्ट है, क्योंकि वो ऑल वेदर पोर्ट है। रशिया के सारे पोर्ट्स जो है नॉर्मली आपको जो मिलेंगे वो ऑल वेदर नहीं मिलेंगे, वो ठंड में ऐसे पोर्ट्स जो है वो जम जाते हैं, पानी हम्म। जो है वो जम जाता है। तो ऑल वेदर यानी सारे साल भर जो है कोई पोर्ट बेमौसम है। खुला रहे, वो रशिया में बहुत कम है। हालांकि क्राइमिया के कब्जा के बाद रशिया की डिपेंडेंसी जो है वो घटी है कारतूस पे, लेकिन फिर भी कारतूस का रहना रशिया के अपने इंटरेस्ट के लिए जरूरी है। तो वो भी अपने तरीके से सैंक्शंस हटाने की और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हटाने की मांग कर रहा है। तो मेरे ख्याल से दोनों फ्रंट पे अब कोई बहुत ज्यादा मुश्किलात जो है वो अहमद अल शरा को पेश नहीं आएगी। लेकिन मुश्किलात सिर्फ यही नहीं है, और भी मुश्किलात हैं जो सीरिया के अंदर हैं, जिनको डील करना अभी बाकी रहता है। लेकिन हाँ, डिप्लोमेटिक लेवल पे और फिनेंशियल लेवल पे मुझे लगता है कि काफी चीजें इस दौरे से हल हो जाएंगी। अहमद अल शरा एक मुतनाज़ शख्सियत रहे हैं। क्या अमेरिका की कोई इसमें साजिश है कि उनको अमेरिका के दौरे में बुलाया गया? नहीं, वो चीज नहीं है। अब गिरफ्तार गिरफ्तार तो नहीं होंगे, क्योंकि नहीं, वो तो कोई उनके साजिश है नाम पर तो लॉन्ग देखें, टर्म लॉन्ग टर्म अभी मुझे नहीं लगता कि, देखें, जो रिपब्लिकन पार्टी है अमेरिका में, उसके अंदर भी इसको लेके दो फाड़ है। जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो तो वो कह रहे हैं कि भाई इसराइल का हक साध रहा है तो हम उसकी मदद करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जिस चीज से इसराइल का हक साध रहा, कहीं अगर कुछ साध रहा हो, तो अमेरिका फिर उसमें बहुत ज्यादा जो है उसका विरोध नहीं करता, मुखालिफत नहीं करता। लेकिन पार्टी के अंदर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये हम क्या सिग्नल दे रहे हैं कि जोहरान ममदानी जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है, जिसके पिता एथिस्ट हैं, उसको आप आतंकवादी कहते हैं। और जो रियल आतंकवादी है, जिसकी वीडियो है गला काटते हुए जो लोगों को मारने की ये दे रहा था, जो नारे लगाता था कि क्रिश्चियन को बेरूत भेजेंगे और अलावी को ताबूत में भेजेंगे, ये नारे लगा रहा था, उसको आप व्हाइट हाउस में बुला रहे हैं वैसे पर्सनैलिटी को। तो वो एक प्रेशर पार्टी के अंदर तो है। लेकिन मुझे लगता है कि सिक्योरिटी के लेवल पे अमेरिकन उनके साथ कोऑपरेट तो कर रहे हैं, लेकिन ब्लैंक चेक उसने अभी तक इनको नहीं दिया है। यानी ऐसा हो सकता है कि अगर अमेरिका जो चीज करवाना चाह रहा है इसराइल के हक में, वो अगर ये ना कर पाए, तो हम कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, कुछ महीनों में इनको एलिमिनेट कर दिया जाए। अमेरिका इसके लिए जाना जाता है कि बहुत सारे इस खित्ते के लोग जिन्होंने अमेरिका का एक जमाने में साथ दिया, सद्दाम से लेके बाकी ऐसे लोग, उनको बाद में जब अमेरिका का हक अपना जो सध गया, तो फिर उसके बाद इनको एलिमिनेट कर दिया गया। तो वो खतरा एक हमेशा इनके सर पे तलवार एक लटकी रहेगी। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं दिख रहा, शॉर्ट टर्म में तो मुझे इस तरह का कुछ भी नजर नहीं आ असद को किस तरह का रहनुमा आप तस्लीम करते हैं? रहा। देखिए, बशर अल असद डिक्टेटर थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट उस खित्ते में डिक्टेटर होना कोई अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सारा का सारा जो खित्ता ही है वो उसमें या तो डिक्टेटर है या राजा महाराजा है। बशर अल असद से
कि सीरिया से ज्यादा मैंने सेकुलर कोई जगह पूरे मिडिल ईस्ट में नहीं देखी है। भारत भी उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। जो सेकुलरिज्म आपको बशर असद के असद के सीरिया जमाने में में। नजर आता है, असद के जमाने में। और हर धर्म के लोग आराम से अपना काम कर सकते थे। आप दमिश्क में जाते तो आपको बुर्का और हिजाब पहने हुए सुन्नी भी नजर आते। आपको बिना सर पे कुछ रखे हुए अलावी भी नजर आते। आपको क्रिश्चियंस भी नजर आती जो अपने गांव्स में चल रही हैं। वो एक अलग ही माहौल था। और जो प्रोस्पेरिटी थी सीरिया की, वो मैं इस बात से बयान कर सकूं कि मिडिल क्लास से मिडिल क्लास आदमी महीने के अपने खर्चों के बाद उसके पास इतनी पैसे होते थे कि वो दो चार पांच किताबें एटलीस्ट खरीद सकें। ये अपने आप में किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उसका मिडिल क्लास महीने के अंत में इतने पैसे बचा सके कि सेविंग वेविंग के बाद कि वो अपने शौक का काम कर सके। वरना भारत में देख ली उठा के मिडिल क्लास के पास कोई शौक नहीं है। शौक है तो पैसे नहीं है उसको करने के लिए। हम्म। वहां पे ये चीज मैंने ये सिविल वॉर से पहले भी देखी। मैं 2011 से आता जाता हूँ उस जगह पे, उससे पहले भी इनफैक्ट। और लगातार मैं वॉर के दरमियान वहां पे रहा हूँ। वो सीरिया अब खत्म हो गया है। देखें, अब दुनिया की चूंकि उस पर नजर नहीं है, प्रोपेगेंडा सद गया है, प्रो इसराइल जो एक महाज है वो सत्ता में आ गई है। तो अब वो नहीं लिख रहे। लेकिन बड़ी तादाद में आपने देखा किस तरह से द्रूज का कत्लेआम इन्होंने किया, किस तरह से अलवियों का कत्लेआम किया। क्रिसमस पे क्रिसमस ट्री जला दे रहे हैं। तो एक जो एक सल्फी वहाबी जो तहरीक से जो आपको उम्मीद होगी कि वो जो भी कुछ कर सकता है दुनिया में, वो वहां पे अब आपको करता हुआ नजर आएगा। वो एक सेकुलर लिबरल सीरिया जो आपको नजर आता था, वो मेरे ख्याल से अब उसकी कोई गुंजाइश जो है वो न बची है और ना आइंदा सालों में भी। जैसे सौरभ साहब ने बताया कि सीरिया में या शाम में वो जो चीजें थी पहले, सेकुलरिज्म की और उनकी बातें करने वाले, वो अब नहीं रही हैं और उसका कोई मुस्तकबिल भी नहीं है। हम दूसरे मौजू पर आते हैं। दूसरे मौजू हमारा ये है कि जिसमें यूक्रेन और रूस की जंग जारी है, उसमें मौसम के क्या असरात पड़ सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। जनरली लोग ये पूछते नहीं है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखें, रशिया में रशिया से जब आप वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे, वहां से लेके पोलैंड तक जो पूरा का पूरा इलाका है वो एक ग्रासलैंड है। ग्रासलैंड को अंग्रेजी में हम प्रेरी कहते हैं। उसको आप और भी तमाम नामों से उसका उसको आप बयान कर सकते हैं। ग्रासलैंड में क्या होता है कि काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी बड़ी उर्वरक तो होती है उसमें। गंदुम की फसल बड़ी अच्छी होती है, बहुत ही मतलब आपको हमारे दर्शक जानते होंगे कि वो जो हिस्सा रशिया का है और उसके साथ जो जुड़ा हुआ यूक्रेन और पोलैंड और बेलारूस है, वो एरिया दुनिया भर में गंदुम की खेती के लिए जाना जाता है क्योंकि ब्लैक सॉइल होता है। लेकिन वही ब्लैक सॉइल पे अगर पानी पड़ जाए तो वो इमीडिएटली दलदल में तब्दील हो जाता है। वो कीचड़ में तब्दील नहीं होता, दलदल में तब्दील होता है। ये दर्शक जो है इसके बीच में डिफरेंस को ध्यान रखें। कीचड़ और दलदल के। कीचड़ और दलदल के बीच में कीचड़ लूजली बाउंड होता है, दलदल की मिट्टी जो है वो क्लोजली बाउंड होती है। दल कीचड़ में गाड़ी फंसेगी तो हो सकता है निकल जाए। दलदल में गाड़ी फंसती है तो निकलने के कोई आसार जो है नहीं बचते हैं। तो आपने देखा होगा कि जनरली ये होता है कि अक्टूबर महीनों में या उधर ऊपर अगर आप देख लें तो अप्रैल महीनों में जब बर्फ पिघलती है और यहाँ जब अक्टूबर में जब बारिश होती है तो इन इलाकों में लड़ाई जो है वो रुक जाती है। क्योंकि जब आपके टैंक जो है वो जा ही नहीं पाएंगे दलदल में, जब आपके इन्फेंट्री फाइटिंग फाइटिंग व्हीकल्स जो है उस दलदल से नहीं निकल सकते हैं, तो फिर वो लड़ाई वहां पे कैसे होगी। इस ये जो फेनोमेना है इसको रशियन जबान में रास्पुतिस्ता बोलते हैं। रास्पुतिस्ता का मतलब होता है वो काली मिट्टी का दलदल। अच्छा, लेकिन अभी क्या हो रहा था कि वॉर चूंकि मोस्ट ऑफ द फ्रंट्स में शहर में हो रही है, यानी पोक्रोव शहर में हो रही है, स्लेविंस्क में हो रही है, कुपियांस्क के बाहर हो रही है, कृष्णी लिमान में हो रही है। तो शहरों में क्या होता है कि चूंकि ऑलरेडी कंक्रीटिंग की हुई होती है, जाहिर है शहर है तो उस पर रोड्स बनी होगी, कंक्रीटिंग की होगी, तो दलदल का फिर उतना असर नहीं होता, तो वहां पे लड़ाई चलती है। अब ये होगा कि शहर के बाहर के जो इलाके थे जहां दलदल के कारण पिछले 1.5 महीने से लड़ाई नहीं हो रही थी,
वहां पे जब टेम्परेचर नीचे की तरफ जाता है तो इन इलाकों में एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं प्रीमा फ्रॉस्ट। प्रीमा फ्रॉस्ट क्या होता है कि वही मिट्टी जो दलदल बनी हुई थी, अब कई फीट मिट्टी जो है वो तब्दील हो जाएगी सॉलिड आइस में। मिट्टी आइस में तब्दील हो जाएगी, वो ऐसा तब्दील हो जाएगा कि आप उसको मशीन से भी खोदना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये हमारे दर्शक ये जान के बड़े होंगे, आश्चर्यचकित होंगे कि इन महीनों में अगर किसी की मौत हो जाए उन जगहों पे तो उनको दफन नहीं किया जाता। उनकी मैयत को एक ताबूत में रख के छोड़ दिया जाता है कि जब फिर अप्रैल के महीने में प्रीमा फ्रॉस्ट हटेगा, मिट्टी खोदी जाएगी तो कब्र खोदे जाएंगे, फिर उनको दफनाया जाएगा। इन महीनों में बहुत कम लोग जो है वो दफन किए जाते हैं। तो प्रीमा फ्रॉस्ट लेकिन जमने का क्या मतलब है कि जब कोई चीज इतनी कड़ी है कि उसको आप खोद भी ना सके तो जाहिर है उसके ऊपर से टैंक तो निकल ही सकती है। तो फिर क्या होगा कि अभी जो पिछले 1.5 महीने से उन इलाकों में जहां प्रीमा फ्रॉस्ट नहीं जमा हुआ था, जहां दलदल के कारण लड़ाई नहीं हुई थी, वहां भी लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो इसका मौसम पे असरात क्या असर पड़ेंगे, मौसम के असरात क्या पड़ेंगे इस? देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर अगर ठंड और बढ़ती है तो दो चीज होगी नहीं, कि किसके हक में इन जाएंगे, जगहों पे। यूक्रेन के या रूस के? देखें मौसम ये जाएगा तो अमेरिका ये जाएगा तो रशिया के हक में क्यों जाएगा, मैं उसका बयान कर दूं कि अभी रशिया बड़े लेवल पे यूक्रेन के एनर्जी सिस्टम को तबाह कर रहा है पिछले 1.5 महीने से। तो अब पीक्स विंटर्स में उनको गैस भी चाहिए क्योंकि वहां के घर जो है वो तो गैस से गर्म होते हैं, हमारे यहाँ तो भारत जैसा है नहीं मामला। हम्म। तो उसके लिए भी गैस चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, और जो तमाम चीजें जो जनरल लाइफ है उसको चलने के लिए। तो वो रशिया की अब ये कोशिश है कि जो नदी है, जो दरिया है, दरिया से ईस्ट का जो इलाका है वो पूरा का पूरा उसको डी एनर्जाइज कर दे, यानी वहां से एनर्जी ना बचे ताकि सिविलियन पॉपुलेशन अपने आप माइग्रेट कर जाए। जो रशिया के हामी सिविलियंस हैं वो रशिया की तरफ माइग्रेट कर जाएं, जो वेस्ट के हामी सिविलियंस हैं वेस्ट की तरफ माइग्रेट कर जाएं, ताकि उन इलाके के जितने शहर हैं उस पर हमला करना आसान हो जाए। जैसे सिविलियन निकलेंगे तो ये रशिया जो एक हाथ बांध के हमला करता है कि उसको ये भी डर रहता है कि सिविलियंस ना मरे, वो डर उनका खत्म हो जाएगा और सिविलियंस के खाली होते ही वो और मजीद जो है हमले वो आपको यूक्रेन पे होते हुए दिखेंगे। तो यूक्रेन के पास डबल क्राइसिस है, दूसरे से एनर्जी इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए पैसे चाहिए जो उनके पास नहीं है। और दूसरी क्राइसिस ये कि अगर सिविलियंस निकल गए तो जो हाथ बंधा हुआ है रशिया का वो हाथ खुल जाएगा, और उसके बाद कम से कम जो दरिया से पूरब का इलाका है, दरिया से जो ईस्ट का इलाका है, उसके सारे इलाकों पे बेतरतीब हमले जो है वो रशिया शुरू कर देगा। यानी मौसम का असर जो है वो रूस के फेवर में जाएगा। और 100%। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि अमेरिका जैसे कोशिश कर रहा है, अमेरिकी सदर कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन और रूस में कोई सालिसी हो जाए, कोई जंगबंदी हो जाए, इसके क्या इम्कान आप देखते हैं? शॉर्ट टर्म में जीरो, मीडियम टर्म में 10%, लॉन्ग टर्म में 50 से ऊपर। शॉर्ट टर्म से मुराद है 2 से 3 महीने का, उसमें मैं इसको होता हुआ बिल्कुल नहीं देख रहा हूं, क्योंकि रसिया अभी उस मुकाम पे पहुंचा हुआ है कि वो 4 बड़े शहर कब्जे करने के कगार पे है, यानी उन शहरों में घुस चुका है। तो वो भाई इस कगार पे कोई बैठा हुआ आदमी क्यों छोड़ेगा? इसकी कोई लॉजिक, कोई इसका कोई मिलिट्री लॉजिक है कि जो 4 बड़े शहरों के सेंटर में पहुंच चुका है वो उन शहरों पे वो सीज फायर छोड़ कर ले? नहीं करेगा, नहीं करेगा। मीडियम टर्म में मुझे ये लगता है कि रशिया को अगर ये ऑफर दिया जाता है कि डोनबास का सारा इलाका बिना लड़े हुए ही यूक्रेन खाली कर देगा, आपको सौंप देगा, और आप बाकी इलाकों पे हमला ना करें, तो वो रसिया एक्सेप्ट कर सकता है एज अ कॉम्प्रोमाइज। मतलब खुश नहीं होगा, इसको इस तरह से समझें दर्शक की ये हुदैबिया की ट्रीटी हो गई कि ठीक। खुश नहीं भी है लेकिन कर लिया है, कर चलो लिया। ठीक है भाई कोई बात। हाँ, फतह मक्का होगी जब होनी होगी, फिलहाल हुदैबिया कर लेते हैं, तो ये चीज जहन में पुतिन के होगी। लेकिन शॉर्ट टर्म में मैं जनवरी तक तो इस तरह का कुछ भी मुझे कम से कम नजर नहीं आ रहा। जनवरी का मैं फरवरी भी मुझे लग रहा है, फरवरी तक मुझे कुछ नजर नहीं आ ये थे हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान सौरभ कुमार शाही, जिनके ख्यालात आपने सुने। हमेशा की तरह आखिर में मैं तमाम नाजरीन और सामीन से गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी कीमती आरा और तजावीज़ ज़रूर इरसाल करें, ताकि हम दुनिया मेरे आगे प्रोग्राम को मज़ीद दिलचस्प और जामे बना सकें। हम अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, एक नए जाविये के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए अपनी मुस्बत सोच को जिंदा रखिए और प्रोग्राम
दुनिया मेरे आगे को देखते रहिए।